राम राम सभी प्यारे साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को अब हर बंदे को जो वीडियो देखता होगा उसे पता ही होगा, हम डेली शाम को 5 बजे प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। जिस सीरीज में आज हमारा 24वां प्रैक्टिस सेट है। इस सीरीज का नाम है रट्टा मार सीरीज, जिसके लिए हम रोज 20 क्वेश्चन करते हैं। यह आप सबको पता ही होगा। हमारा टारगेट 85 नंबर का है। 85 नंबर पा के हम आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसे मैं आपको बता सकूं कि मेंस का फीस कब भरा जाएगा, एग्जाम कब होगा। मैं आपसे आखिरी तक बना रहूंगा, क्योंकि मैं भी बीपीओ का एस्पिरेंट हूँ। मैं भी परीक्षा दूंगा। 66,691 बच्चों में मैं भी हूँ। ग्राम पंचायत अधिकारी के पुराने वीडियोज को नहीं देखा, देख लीजिए, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन छाटिए। असत्य कथन जो भी हो उसे हमें छाटना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 कथन है हमारे पास, स्टेटमेंट है, उसमें से गलत है, उसे हमें छाटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायत क्षेत्र से अभिप्राय प्रादेशिक क्षेत्र से है, ऐसा अधिनियम में लिखा गया है। कौन से अधिनियम में लिखा गया है? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में लिखा गया है। जो हमारा पहला ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। उसके बाद ग्राम का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। पंचायतों का कार्यकाल चुनाव की तिथि से 5 वर्ष तक होता है, यह गलत है। चुनाव पाँच चुनाव से 5 वर्ष नहीं होता। जिस दिन चुनाव जीत के प्रधान और सदस्य जब एक मीटिंग करते हैं, उस तारीख से 5 वर्ष का होता है। जनसंख्या से तात्पर्य पूर्ववर्ती जनगणना से है, तो यह भी बिल्कुल सही है। 243 अंग जो हमारा है, 243 जो अंग है हमारा अनुच्छेद, उसमें बताया गया है कि पंचायतों का कार्यकाल जो होगा वह 5 साल को होगा, लेकिन जो प्रथम अधिवेशन होगा उससे लेकर उसके आगे तक। चलिए देखते हैं आगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत की सदस्यता के लिए निरहर्ताएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं? जैसे अहर्ता होती है, एलिजिबिलिटी होती है, वैसे जो निरहर्ताएं हैं उस किस अनुच्छेद में बात की गई? पंचायत सदस्य कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, तो इसकी बात की गई है हमारा अनुच्छेद 243 च में। किसमें बात की गई है? अनुच्छेद 243 च में बात की गई है। सदस्यों के निरहर्ता से संबंधित बातें की गई हैं। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए सदस्य होने के लिए निरहर्ता संबंधी विवाद का अभिनिश्चय कौन कर सकता है? अगर जैसे कोई विवाद हो गया, कोई एलिजिबिलिटी से संबंधित विवाद होता है, तो उसका जो अंतिम फैसला होगा किसका होगा? तो जिस संबंध में अंतिम फैसला होगा वह राज्यपाल का नहीं होगा, राज्य निर्वाचन आयोग का भी नहीं होगा, जिला अधिकारी का भी नहीं होगा। विधानमंडल द्वारा नियुक्त जो प्राधिकारी होगा उसका जो निश्चय, जो डिसीजन देगा उसे अंतिम माना जाएगा। यह 243 च के सब सेक्शन 2 में बात कही गई है। किसमें कही गई है? 243 च के सब सेक्शन 2 में बातें की गई हैं। जो भी विवाद होगा उसका विनिश्चय विधानमंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी करेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है तो वह पंचायत के निर्वाचन में भाग ले सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह बात की गई है कि अगर कोई बंदा 21 वर्ष का हो चुका है तो पंचायत का कोई भी चुनाव लड़ सकता हो, जिला पंचायत सदस्य का हो या प्रधान का हो, तो चुनाव लड़ सकता है। या किसमें बात कही गई है? तो आपने देखा निरहर्ताएं अहर्ताएं बात की गई 243 च में, तो उससे संबंधित यह भी है। तो अनुच्छेद 243 च के सब सेक्शन ए के सब सेक्शन क में बात कही गई है कि अगर कोई इंसान 21 वर्ष का हो चुका है तो वह पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। मैं जो भी है अनुच्छेद संबंधित वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा, उस पर आप देख सकते हैं जो भी हमने वीडियो पहले बनाई हुई है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के मध्यवर्ती स्तर का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? जो भी त्रिस्तरीय पंचायत में व्यवस्था है, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर, जिला स्तर, उस जो भी फैसला है वह कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा इसका फैसला किया जाता है। और ये बातें कहाँ कही गई हैं? तो 243 अनुच्छेद जो आप पढ़ेंगे तो उसमें बात कही गई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत को परिभाषित किया गया है? पंचायत की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अभी तक कितनी बातें हो ही रही हैं। जो 243 है ना हमारा, 243 में सबसे पहले परिभाषा दी गई है, उसके बाद क ख ग अंग जिसमें है, सब में अलग अलग बातें कही गई है, लेकिन अनुच्छेद 243 में हमारा पंचायत का परिभाषा दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से हमें असत्य कथन को छांटना, जैसे पहला क्वेश्चन करा था उसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन है। तो प्रत्येक पंचायत प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। बिल्कुल, जिस दिन का चुनाव जीतने के बाद पहला अधिवेशन होगा उससे 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल बना रहेगा। उसके बाद पंचायत अपनी अवधि से पूर्व भी विघटित हो सकती है। हाँ, अगर विधानमंडल या राज्यपाल का कोई भ्रष्टाचार या किसी कारणवश अगर विघटित करना पड़ सकता है तो वो कर सकती है। उसके बाद पंचायत के विघटन की तारीख से 6 मास की अवधि पूर्व पंचायत का चुनाव कराया जाना चाहिए। अगर किसी प्रधान की मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश वहाँ की जो पंचायत व्यवस्था है उसको विघटन कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है, तो 6 महीने के अंदर चुनाव वहाँ कराना होगा। उसके बाद चौथा ऑप्शन है, विघटित पंचायत की शेष अवधि 1 वर्ष से कम है तो कोई निर्वाचन करवाना आवश्यक नहीं है। यह बिल्कुल गलत है। अगर 6 महीना बचा है तभी चुनाव नहीं करा सकते। अगर 1 वर्ष बचा है या 6 महीना 7 महीना ही बचा है तो उन्हें वहाँ चुनाव कराना पड़ेगा, वहाँ चुनाव उन्हें कराना ही पड़ेगा। अगर 6 महीना बचा होता और किसी प्रधान या सदस्य की मृत्यु हो जाती तो वहाँ चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन 6 महीना से 1 दिन भी ज्यादा है तो वहाँ चुनाव कराना पड़ेगा। या चुनाव ना कराएं तो उस 6 महीने के लिए जो भी वहाँ का सरकारी तंत्र जिला अधिकारी है वह वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की तरह राज्य करेंगे। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति से पूर्व पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि होती है 5 वर्ष। जैसे कोई पंचायत चल रहा था और किसी प्रधान की मृत्यु हो गई तो वहां दोबारा चुनाव हुआ, तो अब दोबारा चुनाव हुआ तो अब क्या 5 साल का उसका कार्यकाल होगा? नहीं, उसका कार्य 5 साल का नहीं होगा। उसका कार्यकाल वही होगा जो समय बच गया था। अगर 2.5 साल में किसी मृत्यु होगी तो अगला 2.5 साल वो प्रधान ही करेगा। साढ़े 4 साल में चुनाव ही नहीं होगा। 4 साल में अगर मरा है, नया चुनाव हुआ है तो जितना भी शेष समय है 3 महीने 7 महीने 8 महीने, उतने दिन तक प्रधान बना रहेगा। जिसमें बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, शेष अवधि के लिए वह पंचायत गठित होगी। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से असत्य कथन बताइए। इसमें से हमें असत्य कथन को देखना है, कौन सा कथन असत्य है। तो ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव पंचायत सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। उसके बाद देखते हैं, ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी रीति विधानमंडल द्वारा विनिश्चित की जाती है, यह बात बिल्कुल सही है। उसके बाद मध्यवर्ती स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने में किया जाता है। जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है वो जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, बीडीसी होते हैं, वो अपने आप में ही करते हैं, तो यह बिल्कुल सही है। जिला स्तर पर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो अपने सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उसका चुनाव जिला पंचायत सदस्य लोग जो होते हैं, जो हमारे जिले में 44 जिला पंचायत सदस्य होते हैं, वही उनका अपने जिला पंचायत अध्यक्ष का वोटिंग दे के उनको चुनते हैं गुप्त मतदान द्वारा। और ग्राम स्तर पर जो है डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है, सदस्यों द्वारा वह पंचायत का अध्यक्ष प्रधान नहीं चुना जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। चलते देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियों का निर्धारण कौन कर सकता है? संसद, राज्य विधानमंडल, राज्य निर्वाचन आयोग या राज्यपाल? क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करिए, आप दे सकते हैं। तो पंचायतों द्वारा जो भी कर होता है, टैक्स होता है, वो लगाने की जो शक्तियां हैं कौन निर्धारण कर सकता है? तो कोई भी कानून से संबंधित बातें होंगी तो उस राज्य का विधानमंडल जो होगा, विधानसभा, विधान परिषद होगा, वही बना सकता है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता दिए जाने का उपबंध है? जो हमारे राज्य का संचित निधि है, जहाँ पैसा राज्य का रखा जाता है सैलरी बांटने के लिए, लोगों को फंड देने के लिए, तो सहायता देने के लिए, पंचायतों को सहायता देने के लिए कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? तो यह बात की गई है हमारा संविधान पंचायतों का अनुच्छेद है 243 ज का सब सेक्शन जो ग है उसमें बात की गई है
कि संचित निधि से, राज्य के संचित निधि से भी पंचायत को सहायता दिया जाएगा। 243 ज के सबसेक्शन ग में बात की गई है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पंचायतों के लिए निधियों के गठन का उपबंध किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा, राज्य के विधानमंडल द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा या ग्राम सचिव द्वारा। तो जो पंचायत की निधि है, जो फंड है, कौन देगा? राज्यपाल तो देगा नहीं, तो कौन देगा? राज्य विधानमंडल द्वारा दिया जाएगा। राज्य विधानमंडल कौन है? तो जो राज्य का सरकार है, उत्तर प्रदेश का जो गवर्नमेंट है, वही ये निधि फंड देगा। उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों को कर अधिरोपित करने और संग्रहित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इनमें से कौन सा कर पंचायत के क्षेत्राधिकार में नहीं है? कौन सा कर जो ऐसा है जो पंचायत उसे वसूल नहीं कर सकती, वसूलती नहीं है? भूमि कर, भूमि कर मतलब लैंड टैक्स, प्रकाश कर, लाइट टैक्स, निजी शौचालयों पर कर, या मद्यपान पर कर। तो जो मद्यपान पर कर है वह गांव वाले, जो गांव का पंचायत है, वह नहीं वसूल सकता। यह अलग विषय है। संविधान के जो अनुच्छेद हमारा 243 ज है, उसके तहत पंचायतों द्वारा भूमि पर कर, प्रकाश कर, निजी शौचालयों पर कर, ग्रामीण क्षेत्र में वृत्ति या व्यापार पर कर इत्यादि लगाए व संग्रहित किए जा सकते हैं। और जो मदिरा पान है, मद्यपान है, इस पर कर की जिम्मेदारी हमारे पंचायत की नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायत चुनाव में मतदाता सूची की एक प्रति की प्राप्ति का शुल्क कितना देना होता है? जो वोटर लिस्ट होता है वो कितने रुपए का मिलता है और कहाँ मिलता है? आपको पता होगा, जहाँ वोटर लिस्ट का ऑफिस है वहां मिलता है, लेकिन कितने का मिलता है? 100 रुपए का, 200 रुपए का, या निःशुल्क या निदेशक द्वारा निर्धारित कीमत होगा? तो इसका जो आंसर होगा हमारा, वो होगा निदेशक द्वारा निर्धारित कीमत जो होगा उसी पे मिलेगा। मतदाता सूची की एक प्रति निर्वाचन पंजीयन अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर अपने कार्यालय में रखी जाती है। कोई भी व्यक्ति इन दस्तावेजों का निःशुल्क निरीक्षण कर सकता है। निरीक्षण आप निःशुल्क में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसे खरीदना है तो उसके लिए शुल्क भुगतान करना होगा, और उस शुल्क का निर्धारण जो होगा वह निदेशक द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देखें तो उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत कानून एवं इससे संबंधित नियमों के तहत ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पूर्व वित्तीय वर्ष के अपने कार्य के प्रगति रिपोर्ट कब तक जमा करना निर्धारित है? किन तारीख को उसे जमा करना होता है? तो ये तारीख है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को उसे ग्राम पंचायतों का यह दायित्व है कि यह पूर्व वित्तीय वर्ष के अपने कार्य की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट 15 अप्रैल से पहले निर्धारित अधिकारी के पास जमा करा दे। जो भी अधिकारी तय किया गया है उनके पास पूर्व वित्तीय वर्ष का जो भी रिपोर्ट है उसे जमा करा दे। देखते हैं अगले प्रश्न को। ग्राम पंचायतों के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। पंचायतें संवैधानिक होती हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 73वें संविधान द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यह दोनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। पंचायत सूचना के अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट जो है 2005 का, उसके तहत नहीं आती है, तो बिल्कुल गलत है, उसके तहत भी आती है। आरटीआई एक्ट के तहत हम कोई भी जानकारी पंचायत से संबंधित प्राप्त कर सकते हैं सरकार को। इसमें लिखा हुआ है आरटीआई 2005 के तहत नहीं आती है, तो ये गलत लिखा हुआ है, नहीं होगा, यहाँ पर वो आती है। पंचायतों को अनुदान केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। दूसरा जो हमारा बी ऑप्शन है वही बस गलत है। देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें बस एक असत्य कथन है, बाकी सारे सही कथन है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। ग्राम पंचायत की एक माह में कम से कम कितनी बैठक अवश्य आयोजित की जानी चाहिए? एक बैठक, दो बैठक, तीन बैठक या चार बैठक? तो ग्राम पंचायत की एक माह में कम से कम एक बैठक अवश्य होनी चाहिए, जिसकी सूचना प्रत्येक सदस्य को दी जानी चाहिए। सूचना प्रत्येक सदस्य को कौन देगा? तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होगा, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, वो सबको सूचना देगा, और हर महीने में एक बैठक कराना अनिवार्य है। प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अपने कार्यों के क्रियान्वयन के लिए गठित समितियों में से कौन सा समिति नहीं शामिल है? 6 प्रकार की समितियां होती हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हमने बताया था 6 प्रकार की समिति होती है ग्राम पंचायत में। उनमें से हमें पहचानना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो नियोजन एवं विकास समिति होती है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति भी होती है, जल प्रबंधन समिति भी होती है,
लेकिन परिवहन समिति ग्राम पंचायत की समितियों में शामिल नहीं है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं 6 कौन कौन सी समिति होती है। तो पहला होता है नियोजन एवं विकास समिति, निर्माण कार्य समिति दूसरा, तीसरा शिक्षा समिति, चौथा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, पांचवा प्रशासनिक समिति और छठा जल प्रबंधन समिति। 6 प्रकार की समितियां होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन कौन सुमेलित है? 1000 की जनसंख्या पर कितने वार्ड सदस्य होंगे? 1000 की जनसंख्या पर कितने वार्ड सदस्य होंगे? 2000 की जनसंख्या पर कितने वार्ड सदस्य होंगे? 3000 से अधिक जनसंख्या पर कितने वार्ड सदस्य होंगे? सबसे पहले आपको बताऊं कि जो भी वार्ड सदस्यों की संख्या होगी वह ऑड नंबर में होगी और 9 से लेकर 13 तक होगी। कहाँ तक होगी? 7 से लेकर 17 तक होगी। कहाँ तक? 7 से लेकर 17 तक होगी और ऑड नंबर में होगी 7, 9, 11, 13, 15, 17। ठीक है, जैसे 1000 की जनसंख्या पर कितने 1000 की जनसंख्या पर कितने होंगे? तो 1000 की जनसंख्या पे 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 से लेकर 17 तक होता है। 1000 की जनसंख्या पर 9 होते हैं। 1000 से 2000 की जनसंख्या पर 11 होते हैं। 2000 से 3000 की जनसंख्या पर 13 होते हैं, 13। और 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 होते हैं, 15। और अगर 5000 से अधिक जनसंख्या है किसी गांव का तो वहाँ 17 वार्ड सदस्य होते हैं। ठीक है, 1000 की जनसंख्या पर 9, 1000 से 2000 पर 11, 2000 से 3000 पर 13 और 3000 से अधिक पर 15 और अगर 5000 से अधिक होते हैं तो वहां पर 17 वार्ड सदस्य होते हैं। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति को कार्यों में शामिल है। जो गांव की भूमि प्रबंधक समिति है उसमें इसमें क्या शामिल है? 4 ऑप्शनों में से तो भूमि का बंदोबस्त तथा प्रबंध शामिल है, वन तथा वृक्षों का परिरक्षण भी शामिल है, हाटों बाजारों और मेलों का प्रबंध भी शामिल है। मतलब जो भी डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी जो है तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो आज हमने 20 क्वेश्चन देखे और उम्मीद होगा कि आपको 20 के 20 क्वेश्चन आराम से याद भी हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कुछ कमियां रह गई हो वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ भी हो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जो वीपीओ की तैयारी कर रहे हो। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।